रमेश दीक्षित भाई साहब से बात करना चाहूंगा। और रमेश दीक्षित भाई साहब, आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जब आप किसी को पढ़ाने लगते हैं ना, तो कभी कभी कुछ कुछ गलत पढ़ाने के लिए इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा भटकता है। तो एक जो बीजेपी अभी ये शुरू की है, 2002 में सब ठीक हुआ। अगर 2002 गुजरात के गोधरा दंगे ठीक थे, उसके बाद जो भी हुआ वो ठीक था, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश में गांधी के हत्यारे गोडसे को कुछ लोग तो वध कह के सही बताते ही हैं, गोडसे को भी सही माना जाए। उन्होंने जो गांधी की हत्या की, वो भी लोग इस देश में जस्टिफाई करने लगे। मैं रमेश भाई साहब आपसे शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूं कि आप एक पर्सपेक्टिव दे दीजिए, उस पर फिर हम लोगों को बात करना आसान रहेगा। नहीं, रमेश सबसे भाई पहले साहब। बात चैलेंज ये है कि ये आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो चुका है। बाकायदा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हो रहा है। गांधी के हत्यारों को पूरी छूट दी गई थी। जो छूट के आए थे बाद में, जिनको फांसी नहीं हुई थी, गोपाल गोडसे, उन्होंने एक नाटक लिखा। उस नाटक को पूरे देश में प्रदर्शन करने की अनुमति मिलती रही है तमाम सरकारों के दौर में। तो सही बात तो ये है कि गोडसे को भी सही ठहराने की कोशिश लगातार की जाती रही है। और जो गोडसे का बयान रहा है अदालत में, उसे आज की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, वो गाहे बगाहे अलग अलग मौकों पर कोट करते रहते हैं। तो साफ बात है कि ये दूर का खतरा नहीं है, ये खतरा सामने है कि गांधी के हत्यारों को भी उसी तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है जिस तरह से आज गुजरात में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों ही गुजरात के, आप ये शब्द दंगा नहीं है, दंगा नहीं हुआ था। दंगा तो अचानक किसी भी दो व्यक्तियों में, दो समूहों में हो सकता है गलतफहमी से। दंगा नहीं था, ये नरसंहार था, जेनोसाइड था। तो गुजरात के 2002 के जेनोसाइड को, जो कि बाकायदा वहां की प्रांतीय सरकार के निर्देश पर किया गया था, उसको औचित्यपूर्ण ठहराने की कोशिश प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, गृह मंत्री महोदय भी कर रहे हैं। और ये खतरनाक ट्रेंड इसलिए है, इसमें दो बातें शामिल हैं कि जब आप गुजरात के उस दौर की 2002 की याद दिलाते हैं, तो माइनॉरिटीज में आप ये खौफ पैदा कर देते हैं, खबरदार अगर तुम चुनाव के वक्त में वोट देने गए तो ये हो सकता है। एक तरह से एक कोशिश तो ये है कि गुजरात के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मतपेटी तक न पहुंचने पाए, इसकी बात कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हमने तो सब चीजें ठीक कर दी थी, इसलिए इस पूरे चुनाव को उन्होंने माइनॉरिटीज के खिलाफ एक ऐलान के रूप में एक इलेक्शन चलाया हुआ है। तो दरअसल गुजरात में चुनाव नहीं हो रहा है, और मुझे अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। वहां खुलेआम 2002 की याद दिलाते हुए माइनॉरिटीज को धमकाया जा रहा है, और ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि लोग डर के मारे वोट देने न जाएं, और वोट देने न जाएं अगर, तो फायदा किसको होना है ये सबको पता है। इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, और वो ये है, ये खतरनाक ट्रेंड है, खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर इसी तरह से हम हर तरह के हत्याकांड को, हर तरह की बर्बरता को, हर तरह की हिंसा को अगर हम दशकों बाद भी याद दिलाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, और लोगों के जहन में जहर बोते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि एक समाज जो है वो सभ्य नहीं रह पाएगा। ये किसी भी सभ्य समाज की दो बुनियादी चीजें होती हैं, एक पश्चाताप और एक क्षमा। अगर हमने गलती की है, उसके लिए पश्चाताप होता है, दूसरे ने गलती की है, क्षमा कर देना उसको। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय संस्कृति की जितनी बुनियादी मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लगातार बजाय क्षमा की बात करने के, बजाय पश्चाताप की बात करने के, वो लगातार अपने कुकर्मों को, अपनी बर्बरता को, अपनी नृशंसता को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। और किसी भी समाज में अगर जो समाज के असामाजिक तत्व हैं, हिंसक तत्व हैं, अगर उनको मौका मिलता रहेगा कि वो अपने आप को बहादुर साबित करें, बलात्कारी छोड़ दिए गए हैं, उन बलात्कारियों को छोड़ने के बाद भी अगर कहा जा रहा है कि सिर्फ ठीक चल रही हैं, तो कमाल है। तो गुजरात का इलेक्शन एक टेस्ट केस बन गया है कि क्या हिंदुस्तान में एक सभ्य
नागरिक समाज बना रहेगा, या यहाँ पर बलात्कारियों का, हत्यारों का महिमा मंडन होता रहेगा, ये बात भी तय हो जानी है। इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात के चुनाव को एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने जो माहौल पैदा कर दिया है, वो माहौल हिंसा को जस्टिफाई करना, हत्याओं को जस्टिफाई करना, हत्यारों को नायक बनाना और हत्यारों बलात्कारियों को लगातार शह देना। मैं समझता हूं अगर ये चीज देर तक चली तो लोकतंत्र को छोड़िए, समाज नहीं बचेगा। भारतीय समाज में जो भी कुछ बचा हुआ है बचने वाला नहीं है। इसलिए इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, चुनाव आयोग गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के भाषणों पर रोक लगाता, मगर दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि भारत का चुनाव आयोग इन बातों की तरफ गौर नहीं कर रहा है। वो खुल्लम खुल्ला गुजरात की 2002 की हिंसा को जस्टिफाई करने में बाकायदा इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन रहा है। ये शर्म की बात है और मुझे उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेना चाहे, अगर चाहे तो। वरना हम तो कहना चाहते हैं कि गुजरात का चुनाव एक तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं मतदान हुआ तो कल को भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि लोगों ने नरसंहार के पक्ष में वोट दिया है, उनके पास तर्क रहेगा। मगर हमें पूरा यकीन है कि नरसंहार को चाहे जो स्थितियां हों, चाहे जिस नाम से हो, हत्यारों को हत्यारा ही कहा जाना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिस धर्म के हों, वे हत्यारे थे। और 2002 का हत्याकांड केवल मुसलमानों के नरसंहार करने की कोशिश थी, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और 2022 में कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि हम 2002 की हिंसा को जस्टिफाई कर सकें। मुझे लगता है कि मौका आ गया है कि जब काले को काला, सफेद को सफेद कहा जाए और कहा जाए कि गोधरा की जो वारदात थी या बाकी नर्मदा पटिया में जो हुआ, ये तमाम चीजें ये नरसंहार की घटनाएं थीं और किसी सभ्य समाज के लिए ये कलंक हैं। ये बात कही जानी है। रमेश भाई साहब, मैं दो चीजें इसलिए और एक सीरियस नोट पे भी है, थोड़ा उसका मैं बता दूं। हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई, तो मुझसे किसी डिबेट में किसी ने कहा ऐसे ही मजाक में कि अगली पॉलिसी ये होगी कि कुछ मुसलमानों को माइग्रेट कराया जाएगा कि भाई हिमाचल इनको ले चलो, क्योंकि कुछ मुद्दा तो रहे, नहीं तो मुद्दा ही नहीं है, मुसलमान वहां है नहीं, तो ये भी एक कुछ माइग्रेट करा दिया जाए मुसलमानों को। दूसरा, ये जो एक कौशल अली साहब बात कह रहे हैं, मैंने भी कल वो वीडियो देखा है। अब चूंकि मैं आजकल बड़ा वो है कि भाई आपने वीडियो चलाया, डॉक्टर है नहीं डॉक्टर है, मैं उसकी वो नहीं, मैंने एक नहीं 2-3 वीडियो देखे, कौशल अली साहब ने भी भेजा, अदरवाइज भी देखे, जहां मोदी जी की सभा नहीं, वो रोड शो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये वो हैं जहां पे मोदी जी के यहाँ काला रुमाल लेके आप नहीं जा सकते हैं, काला शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं, बुर्का उर्का तो दूर की बात है, काली शर्ट पहन के आप उनकी मीटिंग में नहीं जा सकते हैं भाई, काली। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि पहली चीज, अगर कोई इस तरह का गुजरात में कह रहा है, क्योंकि गुजरात ने रास्ता हरदम दिखाया है, हम लोग को 75 भी नहीं पूछना भूलना चाहिए, 74 गुजरात ने रास्ता दिखाया। क्या एक तो उन लोगों को पदक देने का काम करना चाहिए अगर कभी सरकार बने कि भाई इतनी हिम्मत दिखाई थी, लेकिन आपको क्या होना सीरियस नोट कि ये कुछ मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हिम्मत कर पा रहे हैं केजरीवाल का मोदी जी की प्रेजेंस में नारा लगाने का। अभी मुर्दाबाद नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोलना चाहिए, वो अलग एक डिबेट चलने लगेगी, लेकिन तो साफ विरोध। आनंद जी, एक बात तो साफ है जी कि इन्होंने जो नैरेटिव क्रिएट किया था, जिसमें था कि गुजरात मॉडल, कि जहाँ पे विकास की गंगा बही है पूरी तौर से, वो तो एक्सपोज हो चुका है पूरी तौर से। और जब सत्तारूढ़ पार्टी के झूठ का एक्सपोजर शुरू हो जाता है तो जनता में खौफ खत्म हो जाता है, क्योंकि इनकी बात पर किसी को एतबार नहीं है और लोगों को पता चल चुका है। और जिसमें मैं कहना चाहता हूँ ये भी, जिसमें बड़ा योगदान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी है, उसकी वजह से भी लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ है और लोग मान के चले हैं कि ये अपराजय नहीं है, इनविंसिबल नहीं है, ये हराए जा सकते हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हिमाचल प्रदेश का तो फैसला जब देखेंगे आप, वहां तो ये हार चुके हैं पूरी तौर से। और आपने सही कहा, मजाक में कहा मगर सही बात है कि इनके पास जिन जिन प्रदेशों में मुस्लिम आबादी है, वहीं पर इनके पास इनकी बहादुरी है, कि जाबाजी है, इनका सारा जो कहना चाहिए, जो इनका साहस है, जो हिम्मत है, वो मुसलमानों के खिलाफ होता है केवल। बाकी इनकी घिघी बन जाती है। अंग्रेजों के दौर में
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट की तरह से काम करते रहे ये लोग। हिम्मत नहीं थी कि लड़ सकते, सिपाही को देखकर भाग जाते थे डर के मारे, मगर केवल इनकी बहादुरी होती है मुसलमानों के प्रति। और इस बार होने वाला ये है कि गुजरात में भी वो जो मुसलमान है, जो 20 साल से खौफ के साए में रह रहा था, अब वो खौफ के साए में रहने को तैयार नहीं है, उसकी हिम्मत जग रही है। मैं समझता हूँ उसमें कारक दोनों हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक कारक केजरीवाल भी है और एक कारक भारत जोड़ो यात्रा भी है। ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, और इसलिए वो आखिरी ट्रम्प कार्ड चला रहे हैं। आप ही कहा पाकिस्तान भी आएगा, मुसलमान तो है ही है। और ये दिलाना 20 साल पहले हमने आपको सबक सिखाया था, अब आप जो है चुपचाप रहिए, खामोश रहिए। तो ये, और आप कह ही चुके हैं कि बेगुनाही नहीं होती है। अगर कोई गुंडा, कोई हत्यारा का न्यायालय से बरी हो जाता है तो इसलिए बरी हो जाता है, इतना बड़ा गुंडा था जिसके खिलाफ गवाही नहीं मिल पाई, गवाह दे नहीं पाते हैं। और जब सरकार ही भाजपा की रही हो, फिर मोदी की सरकार हो, गवाही कैसे मिल सकती थी? और आप क्यों भूल जाते हैं आनंदवर्धन जी, जब मोदी जी की सरकार थी प्रदेश में, तो वाजपेयी, जैसा सतीश जी ने कहा, वाजपेयी जी तक ने स्वीकार किया था कि जाति हुई है। मगर हमारे आपके एक वक्त के नेता रहे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो तो संकट मोचन बन गए थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों ने संकट मोचन बनकर मोदी जी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। आज कम से कम उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। मुसलमान भी हौसले में है, उसकी हिम्मत बंधी है। भारत जोड़ो यात्रा ने काफी हिम्मत बंधाई है। आम आदमी पार्टी ने भी गजब का प्रचार करके इनको थोड़ा सा इनकी हैसियत का एहसास कराया है। और यकीन मानिए कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। जब इन्होंने हत्यारों की तारीफ करनी शुरू कर दी, अपनी वाहवाही शुरू कर दी, हमने कितना बड़ा हत्याकांड किया था, जो गुंडा केवल अपनी गुंडई की याद दिला रहा हो, साफ जाहिर है उसके पास कुछ पॉजिटिव देने को नहीं है। और जो पॉजिटिव देने को नहीं है, तो जैसा सब लोगों ने कहा कि दरअसल अब लोग कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत दिन चलना नहीं है। इस बात का एहसास भाजपा को हो चुका है। मैं रमेश भाई साहब से कह रहा हूं क्लोज करें इसको, लास्ट रमेश भाई साहब का। नहीं, मैं तो केवल ये कहना चाहता था कौशल जी साहब की रेफरेंस से ही कि भी जरूरत इस बात की है कि आम आदमी पार्टी अपनी तलवारें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भांजने के बजाय थोड़ा सा एक बृहत्तर, बार बार कहता रहा हूं मैं, कि भाजपा के खिलाफ, भाजपा के अधिनायकवाद के खिलाफ, भाजपा के लोकतंत्र विरोधी चेहरे के खिलाफ, और भाजपा के ये जो बहुसंख्यकवाद है भाजपा का, जो मुसलमानों के खिलाफ जो इनका पूरा सोच है, उसके खिलाफ हमें ज्यादातर बड़ी से बड़ी विरोधी पक्ष की एकता की बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि उन्हें मानना चाहिए कि हराना भाजपा को हराना है। ये हिंदुस्तान में ये जो सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद आ रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। और मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी इस चुनौती को समझेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा दोस्ताना बर्ताव करेगी, तभी भाजपा को हरा पाएंगे। अगर आप अकेले, तो मैं समझता हूं अकेले तो औकात किसी की नहीं रह गई है इस भारतीय। अगर ऐसा रहा होता तो हम लोग 8 साल से एक बर्बर शासन के अंदर न रह रहे होते। तो साफ बात यह है किसी एक के बस का नहीं है, न आम आदमी पार्टी की बस का, न कांग्रेस पार्टी की बस का। एक बृहत्तर एकता जब बनेगी तभी आप इन इंसान विरोधी ताकतों को सत्ता से हटा पाएंगे।